I welcome you all to the lecture of IOC. So in the last class we were discussing about the chemical properties of group 1 alkali metals और हमने ऑक्साइड्स तक का डिस्कशन किया था. ठीक है, उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, उनको सबको अच्छे से देखना. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंबाइनिंग विद हैलोजेंस. समझे क्या? राइट. तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, यहां पे क्या कहा जा रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस. इट इज बीइंग सेड दैट alkali metals directly react with the halogens, forming halides of the type M plus X2 gives 2MX. ठीक है, तो जैसा मैंने कल ही बताया था कि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे alkali metal डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा है हैलोजन के साथ. M plus X2 gives what? 2MX. X2 गैस. तो यहां पे देखो, यहां पे कहीं एक्वस सोल्यूशन है क्या? यहां पे वाटर तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वाटर तो दिखाई नहीं दे रहा है. इसका मतलब अगर ये गैस है तो डेफिनेटली एल्कली मेटल भी क्या होगा? गैस फेज में ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. समझे क्या? देयरफॉर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of group 1 metals towards halogens. बताओ जरा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजेंस क्या ऑर्डर होगा? क्योंकि एल्कली मेटल यहां पे किस फेज में है? यहां पे वाटर तो दिख नहीं रहा है, कोई एक्वस सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो गैस फेज में होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स टुवर्ड्स हैलोजेंस, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है. समझे क्या? राइट. उसके बाद दूसरी बात क्या कही जा रही है? दूसरी बात ये कही जा रही है कि भाई देखो, द रिएक्टिविटी, इट इज बीइंग सेड दैट कि the reactivity of alkali metals towards a particular halogen increases from lithium to cesium. Obviously वही चीज हमने देखा कि alkali metal का reactivity towards halogens will increase from lithium to cesium. मैंने रीजन बताया. On the other hand, reactivity of halogens towards a particular alkali metal decreases from fluorine to iodine. Towards a particular alkali metal, reactivity of halogens. तो हमने ये बात तो हमने ऑलरेडी मेटलर्जी के टाइम पे ही पढ़ रखी है कि हैलोजेंस के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इस ऑर्डर में जाएंगे. तो हमने क्या पढ़ा है? हैलोजेंस रिएक्ट बाय फॉर्मिंग व्हाट? एनायंस. फॉर्मेशन ऑफ एनायन मतलब क्या? अंडरगोइंग रिडक्शन. एंड अंडरगोइंग रिडक्शन मतलब एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजेंस का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस ना. ये तो हमने तभी पढ़ा हुआ है. एंड इफ ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस मतलब रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. बात समझे क्या? तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल्स. समझे क्या? राइट. तो वही चीज कही जा रही है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल इज दिस: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. समझे क्या? राइट. अच्छा, अब ये जो मैंने रेड से ब्रैकेट में किया है, इस वाले प्रॉपर्टी में थोड़ा बाद में आएंगे. यहां पे क्या लिखा है उसको थोड़ा बाद में देखते हैं. पहले हम लोग आते हैं टेबल में. ठीक है, हम लोग आते हैं किसमें? लेट अस मूव ऑन टू दिस टेबल. हम देखते हैं कि भाई ये टेबल क्या बता रहा है. राइट. और इस टेबल में हमें बेसिकली क्या दिख रहा है? इस टेबल में बेसिकली हमें दिख रहा है लैटिस एनर्जी एंड व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट. समझे क्या? हमें यहां पे दिख रहा है लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इस टेबल में. ठीक है, राइट. अच्छा, तो ये पहली बात, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं. दूसरी बात कि ये टेबल याद तो नहीं किया जा सकता है. ठीक है, हम ये वैल्यूज को रट्टा तो नहीं मार सकते, तो हमें इसका ट्रेंड देखना पड़ेगा कि हम इस टेबल को कैसे स्टडी करें. राइट.
तो ट्रेंड देखने के लिए देखो जरा, मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है, मैंने यहां पे लिख कर रखा हुआ है, देखो ध्यान से देखना। हाँ, तो मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर हम एक गिवन एल्कली मेटल को पकड़ते हैं, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल एंड वी चेंज द हैलोजन एटम्स, पर्टिकुलर एल्कली मेटल एंड वी टेक डिफरेंट हैलाइड आयंस, समझे क्या? राइट। तो यहां पे मैंने उसका समरी लिखा हुआ है कि फॉर अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल M एंड वी टेक डिफरेंट हैलाइड आयंस, lattice energy and melting point trend follow Fazan's rule. Lattice energy and melting point का जो ट्रेंड है, it will clearly follow what? It will clearly follow Fazan's rule and nothing else. समझेगा? तो देखो चला, अगर हमारे पास, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक ही एल्कली मेटल है और हम उसके अलग अलग हैलाइड्स बना के हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो सपोज करो हमारे पास एल्कली मेटल M है, तो उसके अलग अलग हैलाइड्स क्या हो जाएंगे? मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, समझे क्या? राइट। तो अगर हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ गए, अगर हम फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ गए, तो हमें क्या दिख रहा है? F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये दिख रहा है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है? साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है? इंक्रीज होता चला जा रहा है, क्योंकि कैटायन कैसा? कांस्टेंट है। तो साइज ऑफ एनायन क्या हो रहा है? साइज ऑफ एनायन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, समझे क्या? एंड इफ साइज ऑफ एनायन इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, इट मींस व्हाट? इट सिंपली मींस द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन विल इंक्रीज, एंड इफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन विल इंक्रीज, देन ऑब्वियसली द कोवेलेंट कैरेक्टर in the alkali metal halides, in the fluoride, in the chloride, in the bromide, in the iodide will increase. Getting now? राइट। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस ऑर्डर में इंक्रीज होता दिख रहा है? कोवेलेंट कैरेक्टर हमको इस वाले ऑर्डर में इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है, समझे क्या? तो मेटल फ्लोराइड से एक ही कोई भी एल्कली मेटल पकड़ लिया आपने, कोई भी एक एल्कली मेटल पकड़ लो, उसका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को देखना है, तो किसी भी पर्टिकुलर एल्कली मेटल के फ्लोराइड से आयोडाइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पे मैंने लिखा हुआ है, क्या लिख के दिया है? मैंने लिख के दिया है कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस से I माइनस जा रहे हैं, तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कोवेलेंट नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और ये चीज मैंने फजान्स रूल के एप्लीकेशन ऑलरेडी बता रखा है कि जैसे जैसे कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? लैटिस एनर्जी विल डिक्रीज एंड मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। As the covalent nature will rise, the lattice energy decreases and the melting point will also what? It will decrease. समझे क्या? Got it ना? Right. तो ये चीज होती है। अच्छा, तो अब देखो जरा, अगर हम लिथियम के आयोडाइड्स की, अगर हम लिथियम के हैलाइड्स की बात करेंगे, तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, तो इस ऑर्डर में गए तो क्या हो रहा है? हैलाइड आयन का साइज बढ़ रहा है, कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। सिमिलरली सोडियम के हैलाइड्स, उसी तरह से पोटेशियम के हैलाइड्स, उसी तरह से ये रहे रुबिडियम के हैलाइड्स, सिमिलरली ये रहे सीजियम के हैलाइड्स। तो फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा, समझे क्या? अब चलो इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं किसमें? इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं किसके हिसाब से? हम इसको वेरीफाई करते हैं वैल्यूज के हिसाब से। तो अभी हम किसकी बात करें? अभी हम बात करें फॉर डिफरेंट हैलाइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल। डिफरेंट हैलाइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल, जैसे ये लिथियम है और ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, मतलब अब हम कैसे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ऐसे, फॉर अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है? चलो पहले हम लोग लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। लेट अस सी द लैटिस एनर्जी का ऑर्डर। लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखो, लिथियम फ्लोराइड कितना है? 244, यस। लिथियम क्लोराइड कितना है? 202। लिथियम ब्रोमाइड कितना है? 191। लिथियम आयोडाइड कितना? 178। हमें दिख रहा है कि इस तरह से जाओगे तो क्या होगा? कोवेलेंट नेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब इट विल क्लियरली फॉलो द ट्रेंड ऑफ फजान्स रूल। कब फजान्स रूल का ट्रेंड फॉलो होगा? जब हम एक पर्टिकुलर एल्कली मेटल पकड़ेंगे और उसके अलग अलग हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे, तब फजान्स रूल जो है क्लियरली फॉलो होगा। तो अगर हमने लिथियम को पकड़ा तो लैटिस एनर्जी देख लो 244, क्लोराइड, फ्लोराइड के लिए लैटिस एनर्जी 244, क्लोराइड के लिए 202, ब्रोमाइड के लिए 191, आयोडाइड के लिए 178। क्या हो रहा है? लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, समझे क्या? उसी तरह सोडियम, सोडियम के हैलाइड्स को देख लो, सोडियम फ्लोराइड 215, क्लोराइड 184, ब्रोमाइड 175, आयोडाइड 163।
लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। पोटेशियम फ्लोराइड 190, क्लोराइड कितना 167, ब्रोमाइड कितना 160, आयोडाइड कितना 149, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। रुबीडियम फ्लोराइड 182, क्लोराइड 161, ब्रोमाइड 154, आयोडाइड 145, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। सीजियम फ्लोराइड 172, क्लोराइड 155, ब्रोमाइड 149, आयोडाइड 140, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। समझे क्या? फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है हमें? यहां पे क्लियरली फजाल्स रूल का ऑर्डर जो है वो फॉलो हो रहा है। समझे क्या? उसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सबसे पहले लिथियम के हैलाइड की बात करते हैं। तो लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम ब्रोमाइड का मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट 870, 614, 552, 440। क्या हुआ? ऑर्डर क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि हम लोग फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो कोवलेंट नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो फजान्स रूल को फॉलो कर रहा है। सोडियम के लिए अगर हम बात करेंगे तो सोडियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 992, क्लोराइड का कितना है? 800, ब्रोमाइड का कितना है? 747, आयोडाइड का कितना है? 662। तो यहां पे भी क्या दिख रहा है हमें? यहां पे भी क्लियर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो फजान्स रूल का ऑर्डर है वो क्लियरली फॉलो हो रहा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फ्लोराइड से आयोडाइड हमें क्या दिख रहा है? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। पोटेशियम की अगर हम बात करेंगे तो पहले पोटेशियम में एक छोटा सा करेक्शन है। पोटेशियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है यहां पे गलत लिखा है, उसको सही कर लो। पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 700 नहीं है, वो है 770। ये सही कर लो, 770 है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जस्ट मेक दिस करेक्शन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज 770। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? पोटेशियम की। तो पोटेशियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 857, पोटेशियम क्लोराइड कितना? 770, डिक्रीज हुआ। पोटेशियम ब्रोमाइड कितना? 742, फिर डिक्रीज हुआ। पोटेशियम आयोडाइड कितना? 682, और डिक्रीज हो गया। समझे क्या? मतलब क्या? फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझे क्या? उसी तरह रुबीडियम में, रुबीडियम फ्लोराइड 833, रुबीडियम क्लोराइड 717, रुबीडियम ब्रोमाइड 677 एंड रुबीडियम आयोडाइड कितना? 638। तो फिर से क्या दिख रहा है? मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड से क्लोराइड जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से सीजियम की बात करेंगे तो सीजियम फ्लोराइड 715, सीजियम क्लोराइड 642, सीजियम ब्रोमाइड 636 एंड सीजियम आयोडाइड 621। तो फिर से क्या दिख रहा है? फ्लोराइड से आयोडाइड जा रहे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। समझेगा? राइट। तो जो वैल्यूज हमने देखी किसके लिए? फॉर अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल एंड चेंजिंग व्हाट? हैलाइड आयंस। समझेगा? फॉर अ पर्टिकुलर एल्कली मेटल, तो ये वाला हेडिंग अब इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर अ गिवन एल्कली मेटल एंड डिफरेंट हैलाइड्स, लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट फॉलो फजान्स रूल का ट्रेंड। जो फजान्स रूल का ट्रेंड है वही एग्जैक्टली फॉलो होता है। समझे क्या? राइट। मतलब फ्लोराइड से आयोडाइड जाओगे, फिर चाहे वो लिथियम के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो, सोडियम के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हो, पोटेशियम के हो, रुबीडियम के हो, सीजियम के हो, फ्लोराइड से क्लोराइड जाओगे तो क्या दिख रहा है? कोवलेंट नेचर इंक्रीज होता दिख रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होता दिख रहा है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता दिख रहा है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? फजान्स रूल फॉलो किया जा रहा है। ठीक, ये किसके लिए था? जब हम एक पर्टिकुलर एल्कली मेटल को कांस्टेंट रखते हैं और हैलाइड आयंस को चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्या है? अगर हमने एक हैलाइड आयन को पकड़ा और एल्कली मेटल्स को चेंज किया फॉर अ गिवन हैलाइड आयन, फॉर अ गिवन हैलाइड एंड डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी की। तो मैं तुमको इसका समरी पहले ही बता देता हूं। अगर हम लोग एक हैलाइड आयन की बात करें और हम एल्कली मेटल्स को चेंज कर रहे हैं तो उस केस में लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है वो अगेंस्ट फजान्स रूल है। फजान्स रूल जो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बोलेगा, एक्चुअल ऑर्डर जो है वो एकदम उसके रिवर्स आएगा। ये क्यों है अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। समझे क्या? ये बस ऑर्डर जो है ये ऐसा ही ऑर्डर है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समझे क्या? लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा? एकदम रिवर्स ऑर्डर आएगा लैटिस एनर्जी का। बात समझे क्या? राइट। तो देखो जरा, अगर हमने एक हैलाइड आयन की बात की, अगर हमने एनायन को कांस्टेंट रख दिया, और हम कैटायंस को चेंज करा रहे हैं
तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो कैसा आएगा, वो एग्जैक्टली अगेंस्ट द फजान्स रूल आएगा। चलो पहले पढ़ लेते, रीजन होगा, रीजन भी बता दूंगा कि इसमें ऐसा क्यों है, कि इसमें हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, समझे क्या? ठीक है, तो मतलब क्या, अगर मैंने एक फ्लोराइड को पकड़ा, अगर मैंने एक फ्लोराइड को पकड़ लिया तो वी हैव लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो क्या हो रहा है, अल्कली मेटल चेंज हो रहा है। उसी तरह अगर हमने क्लोराइड को देख लिया तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। हमने ब्रोमाइड को देख लिया तो लिथियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, रुबिडियम ब्रोमाइड, सीजियम ब्रोमाइड। आयोडाइड को ले लिया तो लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम लोग लिथियम से सीजियम जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस, तो हमें दिख रहा है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रहा है तो इसके हिसाब से कोवलेंट नेचर क्या हो रहा है, कोवलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है, और आयनिक नेचर क्या हो रहा है, आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसके हिसाब से लिथियम से सीजियम जा रहे हैं तो कोवलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। इसके हिसाब से लैटिस एनर्जी मस्ट इंक्रीज एज पर फजान्स रूल, समझे क्या? मगर ये ट्रेंड नहीं फॉलो हो रहा है, इस वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया। मतलब फजान्स रूल के हिसाब से जो लैटिस एनर्जी का ट्रेंड आएगा वो फॉलो नहीं होता है। एक्चुअल ट्रेंड ऑफ लैटिस एनर्जी इज ऑपोजिट, एंड लिथियम से सीजियम जाएंगे तो क्या होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगा, समझे क्या? तो ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया कि इसमें बताओ जरा, इसमें व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सीधी बात इसमें तुम्हें कैसे ध्यान में रखना है, जब हम लोग एक हैलाइड आयन ले लेते हैं, हैलाइड आयन को कांस्टेंट कर दिया, उनके साथ अल्कली मेटल्स को चेंज कराते जा रहे हैं, तो उस केस में लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो फजान्स रूल के ऑपोजिट आएगा, फजान्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलो पहले हम लोग लैटिस एनर्जी के ऑर्डर्स के हिसाब से लैटिस एनर्जीज के वैल्यूज को हम लोग देखते हैं। देखो जरा, तो अभी क्या कह रहे हैं, अभी किसकी बात हो रही है, अभी बात हो रही है कि एक पर्टिकुलर हैलाइड आयन को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, और अल्कली मेटल्स को चेंज किया जाए, और उनके लैटिस एनर्जीज को स्टडी किया जाए। तो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, फ्लोराइड की। ठीक है, तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। मैंने यहां पे पहले ही क्या बता दिया, मैंने यहां पे पहले ही ये बता दिया कि फजान्स रूल क्या कह रहा है, फजान्स रूल कह रहा है कि लिथियम से सीजियम जा रहे हैं तो पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, कोवलेंट नेचर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इसके हिसाब से लैटिस एनर्जी, ये जो मैंने स्ट्राइक ऑफ किया, मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था लैटिस एनर्जी मस्ट इंक्रीज एज पर फजान्स रूल, मगर उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने स्ट्राइक ऑफ किया क्योंकि दिस इज नॉट फॉलोड। इंस्टेड एक्चुअल ट्रेंड क्या है, एक्चुअल ट्रेंड है रिवर्स, एक्चुअल ट्रेंड इज ऑपोजिट। मतलब लैटिस एनर्जी लिथियम से सोडियम जाएंगे, लिथियम से सीजियम जाएंगे तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, समझे क्या? और वही चीज हमें यहाँ पे वैल्यूज से दिखाई दे रही है, देख सकते हो। इसमें मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझे क्या? सो ये देख सकते हो, इसका ऑर्डर, इसका ट्रेंड यहां से तुम देख सकते हो। देखो जरा, लिथियम से सीजियम जा रहे हैं, लिथियम से सीजियम जा रहे हैं, तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, लिथियम फ्लोराइड का लैटिस एनर्जी कितना 244, सोडियम का कितना, सोडियम फ्लोराइड कितना 215, पोटेशियम फ्लोराइड कितना 190, रुबिडियम फ्लोराइड कितना 182, सीजियम फ्लोराइड कितना 192, समझे क्या? तो इसके हिसाब से क्या दिख रहा है, इसके हिसाब से हमें ये दिख रहा है कि अगर हम ऐसा अगर हम डाउन जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अगर हम एक पर्टिकुलर हैलाइड आयन की बात करेंगे, दिस ट्रेंड इज अगेंस्ट द फजान्स रूल। ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड कैसा है, फजान्स रूल के ऑपोजिट है। दिस ट्रेंड इज एंटायरली अगेंस्ट फजान्स रूल, क्योंकि लिथियम से सीजियम पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है, आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो फजान्स रूल कहता है कि जब आयनिक नेचर इंक्रीज होता है तो उसके हिसाब से लैटिस एनर्जी बढ़ना चाहिए, मगर यहाँ पे लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। सिमिलरली अगर हम क्लोराइड्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान में रखना है। क्लोराइड्स की बात करेंगे तो वी हैव लिथियम क्लोराइड 202, सोडियम क्लोराइड 184, पोटेशियम क्लोराइड 167, रुबिडियम क्लोराइड 161, सीजियम क्लोराइड 155। तो फिर से देखो, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। तो फिर से हम ऐसे गए तो क्या दिख रहा है, लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट इज अगेंस्ट द फजान्स रूल जो मैंने बताया। सिमिलरली ब्रोमाइड्स की बात करेंगे तो लिथियम ब्रोमाइड 191,
पोटेशियम ब्रोमाइड 175, सॉरी सोडियम ब्रोमाइड 175, पोटेशियम ब्रोमाइड 160, रुबीडियम ब्रोमाइड 154 एंड सीजियम ब्रोमाइड 149। तो फिर से ऐसे गए तो हमें क्या दिख रहा है, हम ऐसे गए तो हमें दिख रहा है कि लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। बात समझे क्या? आयोडाइड की बात करेंगे तो लिथियम आयोडाइड 178, सोडियम आयोडाइड 163, पोटेशियम आयोडाइड 149, रुबीडियम आयोडाइड 145, सीजियम आयोडाइड कितना 140। तो फिर से अगर हम ऐसे गए, ऐसे अगर हम ये डाउन द ग्रुप गए तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि लैटिस एनर्जी क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी इज डिक्रीजिंग। बात समझे क्या? राइट। तो हमेशा ध्यान रखो, जब हम लोग एक हैलाइड आयन को फिक्स कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुप 1 के मेटल को चेंज करा रहे हैं, कैटायन को चेंज करा रहे हैं, तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है इट इज नॉट फॉलोइंग फजान्स रूल, इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट द फजान्स रूल। क्योंकि फजान्स रूल के हिसाब से आयनिक नेचर जितना ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा होना चाहिए, मगर ये ऑर्डर ट्रेंड फॉलो नहीं किया जा रहा है। समझे क्या? राइट। तो लैटिस एनर्जी का ट्रेंड मैंने फॉर अ गिवन हैलाइड आयन पढ़ा दिया, कैसे ध्यान में रखना है वो सिखा दिया। समझे क्या? राइट। तो ये रीजंस इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में कैसे रखना है ये मैंने बता दिया। समझेगा? राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे लैटिस एनर्जी के ऑर्डर की बात करेंगे तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी? ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी विल बी लाइक दिस। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, दिस इज द ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। ये है लैटिस एनर्जी का ऑर्डर, उसको बस दिमाग में बैठाए रहो। बात समझ में आ गई? ये है ऑर्डर लैटिस एनर्जी का अगेंस्ट द फजान्स रूल। नीचे मैंने इसके रीजंस लिख दिए हैं, समझ गए? ठीक है, राइट। नाउ अब हम लोग बात करेंगे फॉर अ गिवन हैलाइड मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड की। गिवन हैलाइड के लिए एंड डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स एंड डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स। एक हैलाइड की बात करेंगे, डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स की हम बात करेंगे। समझे क्या? राइट। तो अगेन दिस मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है डज नॉट फॉलो फजान्स रूल। अगेंस्ट लिखना, अगेंस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा? हाँ चलो ठीक है, अगेंस्ट ही लिखा रहने देते। इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करा देता हूं। दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट फजान्स रूल। समझे क्या? डज नॉट फ्लो मतलब वही चीज अभी हमने फॉर अ गिवन हैलाइड एंड डिफरेंट एल्कली मेटल्स के लिए हमने लैटिस एनर्जी का ट्रेंड देखा, इट इज अगेंस्ट फजान्स रूल। उसी तरह फॉर अ गिवन हैलाइड एंड डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स के लिए मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड भी हम क्या पता चलेगा हमें, इट इज नॉट फॉलोइंग फजान्स रूल, इट इज अगेंस्ट फजान्स रूल। ठीक है, राइट। तो चलो देखते हैं। इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड फॉर अ गिवन हैलाइड आयन, मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड इन जनरल क्या देखने को मिलेगा? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होगा सोडियम हैलाइड का, X इज कांस्टेंट अभी। समझे क्या? पहले इन जनरल बात करें तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा किसका? सोडियम हैलाइड का। फिर ये इन जनरल ट्रेंड, इसको दिमाग में रख लो, जहां एक्सेप्शन है उसको मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो इन जनरल फॉर अ गिवन हैलाइड आयन व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज सोडियम हैलाइड, देन पोटेशियम हैलाइड, देन रुबीडियम हैलाइड, देन सीजियम हैलाइड, और सबसे कम क्या? लिथियम हैलाइड। सबसे कम लिथियम हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, राइट। तो पहली बात, ये जो मैंने इन जनरल ट्रेंड लिखा है, इन जनरल ट्रेंड जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। ये फजान्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों फजान्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हम इसको यहां पे ध्यान से ऐसे देखें, अगर हम यहां से ऐसे ध्यान से देखें, इस तरह से जाएंगे, इस तरह से जाएंगे, तो हमने अभी देखा कि सोडियम से सीजियम जाओगे तो क्या होगा? लैटिस एनर्जी। फजान्स रूल क्या कह रहा है? फजान्स रूल कह रहा है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आयनिक नेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आयनिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। मतलब मगर यहां पे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। समझे क्या? राइट। इट इज नॉट फॉलोइंग व्हाट फजान्स रूल। गेटिंग ना? तो इन जनरल ट्रेंड तुम क्या दिमाग में बैठा लो? फॉर अ गिवन हैलाइड आयन एंड डिफरेंट ग्रुप 1 मेटल्स, इन जनरल ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का ये दिमाग में पहले बैठा लो। ये इन जनरल ट्रेंड है मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस है। चेंजेस क्या है कि अगर हम फ्लोराइड की बात करेंगे तो ये जो मैंने जनरल ट्रेंड लिखा ना मेल्टिंग पॉइंट का, ये जो मैंने जनरल ट्रेंड लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का, तो इस जनरल ट्रेंड और मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फ्लोराइड के लिए। फ्लोराइड के लिए क्या? अगर फ्लोराइड की बात करेंगे तो क्या चेंज होगा? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने लिखा है कि अगर फ्लोराइड की बात करोगे
तो इंसर्ट लिथियम फ्लोराइड एट नंबर 2, रेस्ट विल बी सेम। मतलब अगर हम फ्लोराइड की बात कर रहे हैं तो ये तो हमने ऑर्डर लिखा है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हमने ये लिखा हुआ है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इन जनरल ऑर्डर क्या लिखा है मैंने, NaX, KX, RbX, CSX एंड LiX। इन जनरल ये वाला ऑर्डर मैंने यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ये ऑर्डर, दिस ऑर्डर आई हैव रिटन इन जनरल यहां पे, समझेगा। इसको मैंने दिया 1 2 3 4 5। तो अब कहा जा रहा है कि अगर फ्लोराइड की बात कर रहे हो तो क्या करो, जो लिथियम का फ्लोराइड है उसको सेकंड पे इंसर्ट कर दो और बाकी को शिफ्ट कर दो। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्लोराइड्स में क्या ऑर्डर आएगा, वी विल हैव सोडियम फ्लोराइड, देन वी विल हैव लिथियम फ्लोराइड, देन वील हैव पोटेशियम फ्लोराइड, देन वील हैव रुबिडियम फ्लोराइड, then we'll have cesium fluoride। 1 पहले क्या था, पोटेशियम फ्लोराइड था, 2 3 4। अभी क्या किया हमने, लिथियम फ्लोराइड को सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया और बाकी को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर फ्लोराइड इंसर्ट लिथियम फ्लोराइड एट 2, रेस्ट विल बी सेम, समझे क्या। उसी तरह से फॉर आयोडाइड कैसे ध्यान रखना है, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। मतलब आयोडाइड के लिए ऑर्डर क्या रहेगा, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने क्या बताया, इन जनरल मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने बताया सोडियम हैलाइड, पोटेशियम हैलाइड, रुबिडियम हैलाइड, सीजियम हैलाइड एंड लिथियम हैलाइड, हैलाइड एक्स, समझेगा। अगर आयोडाइड्स की बात करी जाएगी तो क्या कहा जा रहा है, जस्ट इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। मतलब क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड पहला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, फिर हो जाएगा रुबिडियम आयोडाइड, फिर हो जाएगा सीजियम आयोडाइड और फिर हो जाएगा लिथियम आयोडाइड। ये ऐसे, समझेगा बस। तो ये मेल्टिंग पॉइंट फॉर अ गिवन हैलाइड आयन, मेल्टिंग पॉइंट का ये जनरल ऑर्डर याद किए रहो। फ्लोराइड के लिए क्या करोगे, फ्लोराइड के लिए इंसर्ट LiF एट नंबर 2 एंड फॉर आयोडाइड इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड, समझे। और हमें यहाँ पे दिख रहा है ये फजान्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर फ्लोराइड। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट फॉर फ्लोराइड सबसे ज्यादा क्या होगा, सोडियम, फिर लिथियम चेंज के हिसाब से, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, राइट। आयोडाइड्स के लिए क्या बताया, इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो पोटेशियम आयोडाइड मैक्सिमम, देन सोडियम आयोडाइड, देन रुबिडियम आयोडाइड, देन सीजियम आयोडाइड, देन लिथियम आयोडाइड। फिर क्लोराइड ब्रोमाइड में कोई चेंज नहीं, जो मैंने जनरल ट्रेंड बताया उसके हिसाब से सबसे ज्यादा सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, फिर लिथियम का। सिमिलरली ब्रोमाइड्स के लिए भी मैक्सिमम सोडियम ब्रोमाइड मेल्टिंग पॉइंट, देन पोटेशियम ब्रोमाइड, देन रुबिडियम ब्रोमाइड, देन सीजियम ब्रोमाइड एंड देन लिथियम ब्रोमाइड, समझेगा। और ये जो मैंने ट्रेंड लिखा है, ये ट्रेंड को तुम इस तरह से याद करो, देख लो जरा, फिर से देख लो जरा, ये मैंने यहां पे सिखाया है। ये इसका कोई बस मैंने तरीका निकाला है, जुगाड़ निकाला है, इसको कैसे दिमाग में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो गलत थोड़ी करना है, सही करना है, समझेगा, राइट। तो हमारे पास तरीका होना चाहिए कि हमें वो ट्रेंड कैसे दिमाग में रखना है, हम उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेंड बता दिया। अगर हम लोग एक हैलाइड आयन कॉमन ले रहे हैं और अलग अलग एल्किल मेटल चेंज कर रहे हैं तो जनरल ट्रेंड देख लो मेल्टिंग पॉइंट का, ये जनरल ट्रेंड हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। फ्लोराइड और आयोडाइड के बस 2 चेंजेस जो मैंने बताए उसके हिसाब से है, और ये रहा पूरा का पूरा ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, एंटायर ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट। और इसको तुम यहां पे आके वैल्यूज से यू कैन जस्ट मैच इट फ्रॉम द वैल्यूज, ठीक है। मतलब फ्लोराइड के लिए मैंने क्या बताया, फ्लोराइड के लिए क्या बताया, इंसर्ट लिथियम फ्लोराइड एट नंबर 2। तो फ्लोराइड के लिए ऑर्डर क्या आया, फ्लोराइड के लिए ऑर्डर आया हमारे पास, फ्लोराइड के लिए ऑर्डर आया हमारे पास, देखो अभी वैल्यूज साथ मैच कर लेते हैं। फ्लोराइड के लिए ऑर्डर आया सबसे ज्यादा क्या, सोडियम फ्लोराइड, फिर लिथियम फ्लोराइड को सेकंड पे इंसर्ट कर दो, फिर क्या पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड और फिर क्या सीजियम फ्लोराइड। तो देखो जरा मैच करो, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, देखो जरा मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका दिख रहा है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट में दिख रहा है सोडियम फ्लोराइड का, फिर किसका दिखाई दे रहा है, लिथियम फ्लोराइड का 870, फिर पोटेशियम फ्लोराइड, फिर रुबिडियम फ्लोराइड, फिर सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए, क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए कोई भी चेंज नहीं है। क्लोराइड और ब्रोमाइड के लिए वही जो जनरल ऑर्डर बताया वही होगा, सबसे ज्यादा सोडियम का, फिर
फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, एक्स क्या है, क्लोराइड या ब्रोमाइड है, समझे क्या, NaX, KX, RbX, CSX एंड LiX, ये जनरल ऑर्डर है फॉर क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। तो देखो जरा, सबसे ज्यादा तुम्हें दिखाई देगा किसका, सबसे ज्यादा तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट दिखाई देगा सोडियम क्लोराइड का, देख सकते हो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर सोडियम क्लोराइड, कितना 800, समझे क्या। फिर तुम्हें दिखाई देगा पोटेशियम क्लोराइड, कितना 770, दिख रहा होगा ना, पोटेशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट चेंज कराया मैंने, 700 नहीं है 770 है। फिर दिखाई देगा रुबीडियम क्लोराइड, कितना 717, फिर होगा कितना सीजियम क्लोराइड, कितना 642, फिर आएगा क्या लीथियम क्लोराइड, कितना 614, समझ गए। फिर ब्रोमाइड में भी देखो मैक्सिमम क्या है, सोडियम ब्रोमाइड 747, फिर पोटेशियम ब्रोमाइड 742, फिर रुबीडियम ब्रोमाइड 677, फिर सीजियम ब्रोमाइड 636 एंड लास्ट में सबसे कम क्या लिथियम ब्रोमाइड 552। तो जनरल ट्रेंड जो बताया। फिर उसके बाद आयोडाइड में मैंने क्या बताया, आयोडाइड का ऑर्डर क्या बताया मैंने आयोडाइड का ऑर्डर बताया कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो मतलब सोडियम सबसे पहले था, तो आयोडाइड में पोटेशियम पहला हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, बाकी सबके सब क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, रुबीडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड एंड लिथियम आयोडाइड। ये देख सकते हो कि आयोडाइड्स में ये ट्रेंड याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रेंड से। ये पूछ लेंगे कि आयोडाइड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो अगर तुम्हें ट्रेंड याद है तो उसके हिसाब से मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट लिथियम आयोडाइड का है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पोटेशियम आयोडाइड का है और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट लिथियम आयोडाइड का है। तुमसे फ्लोराइड का पूछ सकते हैं कि फ्लोराइड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, फ्लोराइड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम फ्लोराइड का, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सीजियम फ्लोराइड का, फ्लोराइड का ऑर्डर लिथियम नहीं है, ठीक है। फिर बाकी क्लोराइड और ब्रोमाइड में मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट सोडियम का है, मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लिथियम का है। तो इस तरह से जैसे ट्रेंड बताया उस हिसाब से याद करना है। तो आयोडाइड में देख सकते हो, तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज फॉर व्हाट, पोटेशियम आयोडाइड, देन इट इज सोडियम आयोडाइड, देन रुबीडियम आयोडाइड, देन सीजियम आयोडाइड एंड देन व्हाट, लिथियम आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये ऑर्डर को ध्यान में रखना है, समझ गए, राइट। तो अगर हमने एक हैलाइड आयन को कॉमन पकड़ा है तो लैटिस एनर्जी का ट्रेंड जो है वो अगेंस्ट पजांस रूल जा रहा है, मतलब लिथियम से सीजियम जा रहे हैं तो पोलराइजिंग पावर तो घट रहा है, कोवलेंट नेचर घट रहा है, आयनिक नेचर बढ़ रहा है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, लैटिस एनर्जी इंक्रीज होना चाहिए, मगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो एक तरह से फॉर अ गिवन हैलाइड आयन, फॉर अ गिवन हैलाइड आयन मैक्सिमम लैटिस एनर्जी इज फॉर व्हाट, लिथियम हैलाइड। देखो लिथियम फ्लोराइड, फ्लोराइड्स में मैक्सिमम लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड का है, क्लोराइड में मैक्सिमम लैटिस एनर्जी देख सकते हो लिथियम क्लोराइड का है, बाकी सबका देखो फ्लोराइड में कम है, क्लोराइड में भी बाकी सबका कम है, ब्रोमाइड में भी देखो बाकी सबका कम है, मैक्सिमम इज फॉर लिथियम ब्रोमाइड, आयोडाइड में भी मैक्सिमम इज फॉर लिथियम आयोडाइड, बाकी सबका कम है। बात समझ में आ गई क्या, राइट। तो वही लिखा हुआ है यहां पे कि लैटिस एनर्जी वैल्यूज ऑफ LiX, मतलब लिथियम हैलाइड्स आर द हाईएस्ट, समझे क्या, राइट। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ LiX आर लोअर बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर। लिथियम आयोडाइड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे हैं, सबसे कम है बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर, हमें दिख रहा है। बस देखो ना, ऑर्डर देख लो एक बार, ऑर्डर के हिसाब से देख लो, ऑर्डर के हिसाब से देख लो, बस फ्लोराइड को छोड़ के, फ्लोराइड को हटा दो जरा, बस फ्लोराइड को छोड़ दो, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में बस फ्लोराइड को छोड़ दो। फ्लोराइड में लिथियम फ्लोराइड दूसरे नंबर पे, बाकी सब जगह देखो लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, समझेगा। तो लैटिस एनर्जी के मामले में लिथियम हैलाइड्स का लैटिस एनर्जी कैसा मैक्सिमम है, मेल्टिंग पॉइंट के मामले में लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के बाकी सब में लिथियम फ्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है, लिथियम हैलाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है मिनिमम है ड्यू टू कोवलेंट नेचर। तो यहां पे लिख सकते हो इस वाले पॉइंट में एक्सेप्ट LiF, फ्लोराइड की कैटेगरी में लिथियम फ्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। एंड देन अमंग आयोडाइड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ki अमंग आयोडाइड्स इज मैक्सिमम अमंग एल्कली मेटल आयोडाइड्स, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। तो वो सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी, बात समझ में आ गई। तो जिस तरह मैं सिखा रहा हूं प्लीज उसको उसी तरह से याद करना है, अपना दिमाग मत लगाना क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग नहीं है, ठीक है, राइट। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। यहां पे जैसे मैंने टेबल याद कराने को सिखाया वैसे याद करना है। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन लिथियम हैलाइड्स एल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक कंपाउंड्स, वो सब अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि लिथियम हैलाइड्स में Li+ कैसा है, बहुत छोटा एनायन है,
सॉरी बहुत छोटा कैटायन है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। बाकी सबके सब आयनिक कंपाउंड्स है फजान रूल के हिसाब से, वही मैं पढ़ाता चला आ रहा हूँ, ठीक है। द हेलाइड्स आर क्रिस्टलाइन एंड हैव गॉट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अच्छी बात है। इन द फ्यूज स्टेट मतलब इन द मोल्टन स्टेट द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आई यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स, अच्छी बात है, ठीक है। अभी ये वाली जो लाइन लिखी है अब हम इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं, मगर पहले आगे क्या लिखा है उसके पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। अभी बस इसको थ्योरी के फॉर्म में दिमाग में बैठा लो कि एल्कली मेटल हैलाइड्स वैसे कलरलेस होते हैं, बट ऑन हीटिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एल्कली मेटल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं मगर हीट करने पर उनके पास कलर आ जाता है, उसका रीजन क्या है? Alkali metal halides, although they are colorless, but on heating they become yellow or blue because of the non-stoichiometric and crystal defects. Crystal defects हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। सॉलिड स्टेट अभी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। तो although alkali metal halides कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, मगर हीट करने पर वो कलर्ड हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द नॉन स्टोइकियोमेट्री क्रिस्टल डिफेक्ट्स। ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद अगला वाला, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। Halides of potassium, rubidium, cesium have a property of combining with extra halogen atom forming polyhalides. मतलब जैसे यहां पे लिखा हुआ है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे निकलता है देखो मैं बताता हूं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि halides of potassium, rubidium, cesium have a property of combining with extra halogen and form what? Trihalides. बात समझे क्या? तो जैसे ऐसे देखो, पोटाशियम इन जनरल बात कर रहे हैं, के एक्स प्लस एक्स टू गिव्स के एक्स थ्री। तो ये जो के एक्स थ्री है इसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट है। इसको देखो, के एक्स थ्री जो है ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसके पास के प्लस है प्लस एक्स थ्री माइनस वन है। इसके पास क्या है? के प्लस है और क्या है? एक्स थ्री माइनस वन है। बात समझे? राइट। एक्स कैन बी एनी हैलोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। उसी तरह से रुबीडियम प्लस एक्स टू, दिस विल गिव व्हाट? आरबी एक्स थ्री, पॉलीहेलाइड। तो इसके पास क्या क्या है? इसके पास जो है आरबी प्लस है प्लस व्हाट? एक्स थ्री माइनस वन। उसी तरह से वी हैव सीजियम हेलाइड, दिस विल कंबाइन विद एक्स्ट्रा हैलोजन and this will give what? CsX3, CsX3, ठीक है। this CsX3 has got what? this CsX3 has got Cs plus X3 minus 1, समझेगा? तो जैसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि CsBr3 के पास कौन कौन से आयंस है, तो CsBr3 हैज गॉट Cs प्लस, क्योंकि एल्कली मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही है, प्लस वन, प्लस क्या? Br3 माइनस वन, समझेगा? और ये जो X है, X इज व्हाट? X कैन बी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। एंड जो X3 माइनस है, X3 माइनस का तुम स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा होगा, मतलब इट कैन बी Cl3 माइनस, Br3 माइनस, I3 माइनस। इसका इन जनरल स्ट्रक्चर मैं तुम्हें बता देता हूं, इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो। इसका इन जनरल स्ट्रक्चर जो ऐसे पूछ लेते हैं, इसको तुम हाइब्रिडाइजेशन से भी निकाल सकते हो। ये इस तरह से, सेंट्रल एटम, central halogen atom is, this is X3 माइनस। सेंटर वाले को मैं सर्कल कर देता हूं, सेंट्रल हैलोजन, सेंट्रल हैलोजन X, central halogen atom is sp3 hybrid, it is sp3 hybrid, समझे क्या? H के वैल्यू से निकाल सकते हो, राइट। एंड इट हैज गॉट ट्राइगोनल बाई पिरामिडल
स्ट्रक्चर एंड लीनियर ज्योमेट्री, समझे क्या? राइट ये तुमने बॉन्डिंग में भी पढ़ा होगा। जैसे हम यहां पे बात करें किसकी, I3 माइनस 1 की, तो इसके हिसाब से देख सकते हैं H इज इक्वल टू कितना, हाफ V प्लस एम माइनस सी प्लस ए। सेंट्रल एटम क्या है, एक आयोडीन सेंट्रल एटम है, तो हाफ आयोडीन का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, ग्रुप 17 है ना, तो ग्रुप 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 तो 7 प्लस एम, मोनोवैलेंट एटम्स कितने अटैच्ड हैं, 2 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच्ड हैं, माइनस सी कैटायन है क्या, नहीं, प्लस ए एनायन है क्या, हाँ, कितना चार्ज है, 1 का चार्ज है, तो कितना हो गया 5, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, 10/2 कितना 5। तो यहां से पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और 3d में क्या होता है, sp3d में क्या होता है, dz² होता है, समझे क्या? देन दिस h इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड 5 इज इक्वल टू, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं, लोन पेयर कितने आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे कितने, लोन पेयर आ जाएंगे 3। और sp3 ट्राइगोनल बाइपैरामीटर ज्योमेट्री में लोन पेयर हमेशा किधर होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस में होते हैं, समझे क्या? राइट तो ये चीज है, ठीक है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं, समझे क्या? चलो अब हम लोग इस पे आते हैं कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अब हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अभी हमें आगे भी लगने वाला है। ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर, तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग से बोल्ड में लिखता हूं। ऑल ग्रुप 1 हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल ग्रुप 1 हैलाइड्स आर वाटर। अब देखो यहां पे सॉल्बिलिटी की बात होने लगी है, अब देखो सॉल्बिलिटी को यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, अल्कली मेटल्स में सॉल्बिलिटी को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ऑल ग्रुप 1 हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल, all group 1 halides are water soluble except LIF, मतलब LIF को छोड़ के सबके सब ग्रुप 1 के हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, समझे क्या? राइट ठीक है। तो चलो पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड सॉल्बिलिटी ट्रेंड्स, सॉल्बिलिटी ट्रेंड्स को कैसे समझा जाए। एक तो फजांस रूल वाला वो तो जो मैंने बताया था वो तो था कि फजांस रूल के हिसाब से मैंने क्या बताया था कि भाई जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है सॉल्बिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट जो डिक्रीज होता जाता है। अभी उसमें कुछ एग्जांपल्स और लेने मुझे, राइट। तो वो तो एक जो है वो है, मगर यहां पे हम लोग ट्रेंड की बात करेंगे, ग्रुप 1 में क्या ट्रेंड होगा सॉल्बिलिटी का, समझे क्या? राइट तो उसके लिए सबसे पहली बात, एक तो मैंने सॉल्बिलिटी चार्ट तुमको पढ़ा के रखा है, तो सॉल्बिलिटी चार्ट तो तुम्हें लगातार रिवाइज होना चाहिए। मैंने सारे जितने बैचेस मैंने पढ़ाए सब में मैंने सॉल्बिलिटी चार्ट पढ़ा के रखा है, तो वो सॉल्बिलिटी चार्ट सबको अच्छे से याद होना चाहिए, इसलिए पहले पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। राइट तो यहां पर मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं, देखो आयनिक कंपाउंड, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने पहले ही लिख दिया आयोनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड से एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड है कोवलेंट कंपाउंड तो लिखा नहीं, आयनिक कंपाउंड लिखा, तो आयनिक कंपाउंड से एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि दिस शुड बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, एक्सपेक्टेड ये है, इट शुड बी सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, समझे क्या? मगर सर्टेन आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, दिस एक्सपेक्टेशन डिपेंड्स ऑन ionic compounds are soluble in polar solvent like water. This expectation depends on the condition, it depends on the condition that hydration energy must exceed lattice energy for an ionic compound to
डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। फॉर आयनिक कंपाउंड टू dissolve in polar solvent like water, hydration energy must exceed the lattice energy। समझे क्या? राइट तो इसको समझते हैं आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों इसको समझते हैं। तो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर को हम नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि एनीवेज अगर उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो एनीवेज उसका सॉल्विलिटी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। आयनिक कंपाउंड में जैसे कोवलेंट कैरेक्टर आ गया तो कोवलेंट कैरेक्टर तो एनीवेज डिक्रीज हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करें किसकी, हम यहाँ पे बात करें सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड की। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो कैटायन और एनायन कैसे होंगे, सिमिलर साइजेस होंगे, या तो दोनों छोटे होंगे या तो दोनों बड़े होंगे। ठीक है राइट। तो अगर हम यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड अपने लैटिस में क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। आयनिक कंपाउंड अपने लैटिस में क्या होगा, पैक्ड होगा। देखना ध्यान से, आयनिक कंपाउंड जो होगा अपने लैटिस में पैक्ड होगा। और आयनिक कंपाउंड्स में कैटायंस और एनायंस कैसे होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। ये मैं क्या दिखा रहा हूं, शो कर रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आयनिक कंपाउंड इस तरह से अपने लैटिस में क्या होता है, पैक्ड होता है। ठीक है राइट। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहां से मैं तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज शोइंग पैकिंग, shows, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, दिस इज शोइंग व्हाट, पैकिंग ऑफ आयंस, मतलब कैटायंस एंड एनायंस इन अ लैटिस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मतलब इस तरह से कैटायंस एंड एनायंस क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। समझे क्या? अगर इस तरह से कैटायंस और एनायन पैक्ड है तो इसका मतलब इनके बीच में देयर एग्जिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction exists between ions, and this electrostatic force of attraction constitutes what, lattice energy। समझे क्या? चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक ही ऐसा दिखाता हूं, एक ऐसा कैटायन, ठीक है। उसके बाद to dissolve the ionic compound, to dissolve the ionic compound, lattice must break, to dissolve the ionic compound in water, lattice must break, ions must be set free, ions must be set free to undergo hydration। yes or not? ध्यान रहे मैं बात कर रहा हूं सॉल्बिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यहां पे फजान्स रूल ना लगा देना। फजान्स रूल तो जब कब आता है, जब आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। समझे क्या? राइट ठीक। अच्छा तो चलो मैं बस अभी दो आयंस को लेकर एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पे मैं ये लिख देता हूं कि इफ इसी में ब्रेकिंग ऑफ लैटिस energy is absorbed and ब्रेक करने के बाद, लैटिस ब्रेक करने के बाद हाइड्रेशन ऑफ आयंस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है तो कंसेप्ट क्या कहता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड्स to be soluble,
for ionic compounds to be soluble, the amount of energy released during hydration must exceed the amount of energy absorbed to break the lattice. For ionic compound to be soluble, the amount of energy released during hydration must exceed the amount of energy absorbed during hydration. ठीक है, तो ये चीज मैंने थोड़ा कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको पहले एक बार देख लो, समझे क्या, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं. राइट, तो ये कंसेप्ट बस इतना सा ही है और कोई कंसेप्ट नहीं है, समझे क्या. अब हमें इसको जो हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे उस पर हम इसको चेक करने वाले हैं, इसको अप्लाई करेंगे. तो सपोज करो मैं बस दो ही आयन्स दिखाता हूं, ये कैटायन हो गया और ये क्या हो गया, एनायन हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको पानी में डालेंगे तो वाटर क्या होता है, डाइपोल होता है. तो वाटर का जो डाइपोल होगा, वाटर का डाइपोल क्या करेगा, देखो कैटायन है तो वाटर डाइपोल इसको ऐसे सराउंड करने लगेगा, इस तरह से वाटर डाइपोल जो है कैटायंस को ऐसे सराउंड करने लगेंगे और वाटर डाइपोल्स एनायंस को किस तरह से सराउंड करने लगेंगे. चार्जेस देख लेना, एनायन की तरफ क्या आएगा, डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैटायन की तरफ क्या आएगा, डाइपोल का नेगेटिव चार्ज आएगा. समझे क्या, इस तरह से. ये ऐसे और यहां पे ये ऐसे. तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को अटैच के लिए किससे, कैटायन से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पकड़ लिया कैटायन को. तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब कैटायन पे इधर फोर्स लगा रहे हैं, समझे क्या. राइट, और ये सब क्या है, ये सब वाटर डाइपोल्स ने अपने आप को एनायन से अटैच कर लिया, मतलब एक तरह से एनायन को हाइड्रेट कर लिया, सराउंड कर लिया, मतलब हाइड्रेट कर लिया. ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, एनायन को इस तरफ खींच रहे हैं. ठीक है, राइट. तो कैटायन इज सराउंडेड बाय वाटर, एनायन इज सराउंडेड बाय वाटर, मतलब एक तरह से हाइड्रेशन की कंडीशन तो आ गई, हाइड्रेशन की सिचुएशन तो डेवलप हो गई. अब ये क्या कर रहे हैं, ये आयंस को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं. कैटायन इस डायरेक्शन में पुल हो रहा है और एनायन इस डायरेक्शन में पुल हो रहा है, समझे क्या. राइट, तो अगर जिस फोर्स से वाटर मॉलिक्यूल्स आयंस को पुल कर रहे हैं, अगर वो फोर्स एक्सीड्स द एनर्जी ऑफ लैटिस, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे. कैटायन अलग हो जाएगा, एनायन अलग हो जाएगा. कैटायन अलग होके पानी से सराउंड हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा, समझे क्या. और एनायन अलग होके पानी से सराउंड हो जाएगा, हाइड्रेट हो जाएगा. और क्या कहा जाएगा, आयनिक कंपाउंड जो है डिसॉल्व हो गया. ये कहा जाएगा कि भाई आयनिक कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व हो गया, समझे क्या. राइट, तो ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इनके बीच का ये जो लैटिस एनर्जी है, कैटायंस और एनायंस के बीच का जो फोर्स है, मतलब जो लैटिस एनर्जी का फोर्स है, दैट इज लेस देन द फोर्स विथ विच द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुलिंग द आयंस, मतलब विच इंडिकेट्स व्हाट, हाइड्रेशन एनर्जी. क्योंकि हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहां पे और यहां पे. जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा उतने ज्यादा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स, उतने ज्यादा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स. बात समझे क्या. राइट, और उतना ज्यादा क्या होगा, ये वाला फोर्स होगा. राइट, तो तब जाके सॉल्बिलिटी होगा. ठीक है, तो अब यहां पे सवाल आया था, सवाल ये आया था यहां पे जो मैंने लिखा कि ऑल ग्रुप 1 हैलाइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट LiF. मतलब सबके सब जितने भी ग्रुप 1 हैलाइड्स हैं वो सबके सब, चाहे कोई सा भी हैलाइड हो, सोडियम के फ्लोराइड्स हो, एनी हैलाइड ऑफ एनी एल्कली मेटल इज वाटर सॉल्युबल. सिर्फ एक एल्कली मेटल हैलाइड जो है वाटर सॉल्युबल नहीं, वो क्या है, लीथियम फ्लोराइड. ठीक है, तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि Li प्लस जो है क्या है, छोटा सा कैटायन है, F माइनस क्या है, F माइनस क्या है, Li प्लस छोटा सा कैटायन है और F माइनस, अगर तुम ध्यान दो, F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनायन. ठीक है, ये बात मैंने पढ़ाई थी किसमें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में. F माइनस जो है, F माइनस इज द स्मॉलेस्ट एनायन, F माइनस स्मॉलेस्ट एनायन है. तो अगर हम बात करें Li प्लस की, तो Li प्लस कैसा है, छोटा सा कैटायन है, F माइनस कैसा है, छोटा सा एनायन है. तो Li प्लस और F माइनस का लैटिस एनर्जी
लैटिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया है स्मॉल साइज कैटायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉल साइज एनायन, तो लैटिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि Li प्लस स्मॉल है तो इट विल अंडरगो हाई हाइड्रेशन, तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, समझेगा, हाइड्रेशन भी ज्यादा है। उसी तरह से F माइनस भी कैसा है, स्मॉल है, तो F माइनस भी क्या करेगा, इट विल अंडरगो व्हाट, हाई हाइड्रेशन, समझेगा। मगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने पर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, क्यों, इसलिए इनसॉल्वेबल है क्योंकि लैटिस एनर्जी इज मच स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों ही एनर्जी अपने में ज्यादा है, लैटिस एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मगर लैटिस एनर्जी जो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, मतलब हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक द लैटिस, समझेगा। तो ये लैटिस जो है, ये लैटिस नहीं ब्रेक हो सकता है, इस वजह से डिसोल्यूशन जो है नहीं हो पा रहा है लिथियम फ्लोराइड का। ठीक है, तो ये रीजन है। तो इसको हम लोग यहां से पढ़ लेते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो देखो जरा यहां पे क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर, ये तो मैंने एक बार अंडरलाइन करा दिया कि ऑल हैलाइड्स एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। लिथियम फ्लोराइड को छोड़ के जितने भी हैलाइड्स हैं ग्रुप 1 के सब पानी में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बता रहे हैं, यहां पे बता रहे हैं कि द इनसॉल्बिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड इन वाटर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर। लिथियम आयन हैज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, मैंने बताया, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज इन कंपैरिजन टू द अदर अल्कली मेटल आयंस, thus it should have expected to have what, high solubility. However, the small Li plus and small f minus ions interact very strongly, resulting in high lattice energy of LiF, which is responsible for its insolubility. समझेगा? तो लैटिस एनर्जी इज मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर ऐसे कह दो कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ lithium and fluoride ions is not sufficient to break the lattice. ठीक है, lattice is very strong. ठीक है, और यहां पे क्या कह रहे हैं भाई, देखो, the ionic compounds which have low values of lattice energy are freely soluble. ठीक है, तो वही चीज यहां पे जो मैंने सॉल्बिलिटी के बारे में लिखा था, सॉल्बिलिटी के बारे में मैंने क्या लिखा था कि आयनिक कंपाउंड, वैसे थ्योरेटिकली तो सबके सब आयनिक कंपाउंड्स दे मस्ट बी सॉल्वेबल इन व्हाट, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, मगर उसके ऊपर भी कंडीशन है। तो जैसे क्या कंडीशन है, जैसे मैंने यहां पे लिखी कंडीशन, क्या, सॉल्युबल होने के लिए एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन मस्ट बी मोर देन द लैटिस एनर्जी, मतलब लैटिस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी हाइड्रेशन में रिलीज होगा, तभी वो जो ज्यादा एनर्जी हाइड्रेशन में रिलीज हुआ है इट इज सफिशिएंट टू सप्लाई द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। बात समझे क्या, ये रीजन है। ठीक है, अभी अगला वाला पॉइंट जो है एक्शन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस, क्योंकि हम लोग यहां पे बात करें किसकी, एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स की। कल जो मैंने हाइड्राइड पढ़ाया था, हाइड्राइड में मैंने दो एकदम एक्सेप्शनल ऑर्डर बताए थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस थिंग थर्मल स्टेबिलिटी, उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो एक्शन विद सल्फर एंड फास्फोरस, तो एल्कली मेटल्स डायरेक्टली कंबाइन विद सल्फर एंड फास्फोरस when heated with them. The monosulfides cannot be obtained by passing H2S through the salt solution as the sulfides get hydrolyzed. समझेगा, मतलब alkali metals जो है they sulfides and phosphides they directly combine with sulfur and phosphorus. तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, एक्शन ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस बात करेंगे तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तो फिर से अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है तो 2m प्लस क्या, सल्फर, दिस गिव्स व्हाट, M2S, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। अब क्या कहा जा रहा है, ये जो M2S है, ये जो M2S है, दिस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S थ्रू मेटल, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो कि मेटल को पानी में डाला और H2S के एक्वस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करा दिया और ये बन गया M2S। ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो M2S बना है दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कली मेटल के बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड वीक एसिड विच इज HS माइनस, समझे क्या, राइट। तो जैसे ही तुमने इसको पानी में डाल दिया तो ये M2S रुकने नहीं वाला है, ये तुरंत क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। किस तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, जो S-2 है दैट विल कंबाइन विद वाटर एंड विल गिव HS माइनस, समझेगा,
राइट, सो दिस विल बी हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर। ये बात शायद मैंने वाटर वाले टॉपिक में पढ़ाई है, ठीक है। तो वही चीज यहां पे कह रहे हैं कि अल्कली मेटल्स दे कंबाइन डायरेक्टली विद सल्फर एंड फास्फोरस व्हेन हीटेड विद देम। द मोनोसल्फाइड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2S थ्रू द सॉल्ट सॉल्यूशंस बिकॉज द सल्फाइड्स ऑब्टेन दे गेट हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो लेट अस मूव अहेड। अच्छा एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले ठीक है, चलो पहले ये सब मैं पढ़ा ही देता हूं, फिर जो डिफरेंट तो नहीं है। हाँ, तो वही चीज बता रहे हैं कि ये हाइड्रोलिसिस, ये हम ऑलरेडी आयनिक में पढ़ चुके हैं। फॉस्फाइड्स और हाइड्रोलिसिस ये मैंने वाटर में पढ़ा दिया है। मेटल फॉस्फाइड्स को पानी में डालोगे तो क्या आएगा, मतलब अल्कली मेटल प्लस फॉस्फोरस डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, मेटल फॉस्फाइड आता है, और मेटल फॉस्फाइड को पानी में डालोगे तो क्या आएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस फॉस्फीन गैस इवॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं वाटर में, मैं उसको वाटर के रिएक्शंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेचर ऑफ ऑक्सीसॉल्ट्स। तो नेचर ऑफ ऑक्सीसॉल्ट्स में इसमें जो हम लोग दो मोस्ट एप्रोप्रिएट चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हमारा डिस्कशन बेस्ड रहेगा, ग्रुप 1 ऑक्सीसॉल्ट्स। ग्रुप 1 ऑक्सीसॉल्ट्स के बारे में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे कार्बोनेट्स की। बात समझे क्या, हम बात करेंगे, पहले मैं कुछ जनरल चीजें बता दूं, बाइकार्बोनेट्स की, हम बात करेंगे नाइट्रेट्स की, हम बात करेंगे सल्फेट्स की, समझ गए, हम बात करेंगे परक्लोरेट्स की, समझ गए ना, राइट। तो ये जो आयंस है, ऑक्सीसॉल्ट के आयंस, तो जब मैंने सबके फॉर्मूले लिखे हैं तो मैं इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूं कार्बोनेट्स की, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली दो बेसिक डिस्कशन करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी, वी विल डिस्कस अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी। मैं पहले ही बता देता हूं क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, लैटिस एनर्जी। And we'll discuss about what, solubility in water। इसमें हमारे ये दो मेजर डिस्कशन रहेंगे, और बाकी जो चीजें सब लिखी हैं वो सब मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ठीक है, तो उसका मुझे इतना टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो अब देखो, अब यहां पे जो मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा हूं, पहले मैं जनरल डिस्कशन कर दूंगा चीजों का, ठीक है। ये जितने भी एनायंस है, दे ऑल आर what? All are big anions. They all are big anions. ये सब के सब जो anions है, ये सब के सब big anions है. So hence they will be stabilized by, they all are big anions and hence they will be stabilized by what? Big cations. Big cations. ठीक है, राइट। तो अगर हम लोग सबसे पहली बात, अगर मैं बात करता हूं कार्बोनेट्स की, इफ आई टॉक अबाउट कार्बोनेट्स की, क्योंकि ये सारी बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो कार्बोनेट्स में वी हैव Li2CO3, Na2CO3, K2CO3। मैं इसको इस तरह नहीं बताता हूं, ये जितने भी बड़े बड़े एनायंस है ना, ये जितने भी बड़े बड़े एनायंस हैं, इन सबको मैं एक साथ ऐसे डिनोट कर देता हूं X से, चलो Y से डिनोट कर देता हूं। जितने भी बड़े बड़े एनायंस हैं इन सबको मैं डिनोट कर देता हूं एक साथ ऐसे ही Y से, ठीक है। तो अगर मैंने इन सबको Y से डिनोट कर दिया तो ग्रुप 1 के साथ LiY, ठीक है, Y-N, इसको मैं डिनोट कर देता हूं Y-N से, क्योंकि ग्रुप 1 के पास तो कितना है, मेटल के पास तो +1 का चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया LiNY, NaNY, KNY, RBNY, CSNY, समझेगा, राइट। तो हमें पता है कि Y-N कैसा है, बिगर एनायन है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हमें दिखाई दे रहा है, हम इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, हम इस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, क्योंकि Y- कैसा है, बिगर एनायन है, सिंस
large anion is stabilized by what? Large cation. Yes, तो फ्रॉम लिथियम से सीजियम क्या होगा, क्योंकि एनायन बड़ा है तो कैटायन बढ़ता जा रहा है, लिथियम सीजियम, तो हम क्या बताएंगे कि लैटिस या सीधे सीधे स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस, स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस और लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ ऑफ लैटिस और लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, राइट. And if strength of lattice or lattice energy will increase, then thermal stability increases. समझे क्या? तो ये 2 पॉइंट्स ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अभी यहां पे आती जाएंगी सारी चीजें. थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया है, इसमें ग्रुप 1 से रिलेटेड जितनी चीजें वो सारी चीजें अपीयर हो जाएंगी. थर्मल हीटिंग इफेक्ट को मैंने कहा था अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, राइट. तो इस पर्टिकुलर लिथियम से लेकर सीजियम तक थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा. उसके बाद इन जनरल, ये जनरल लिखा मैंने, ठीक है. फिर उसके बाद सॉल्बिलिटी की अगर हम बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, तो इफ आई टॉक अबाउट सॉल्बिलिटी, तो फिर से यहां से LiNy NaNy, KNy, RbNy एंड CsNy, ठीक है. तो अगर हम सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो सीधा सीधा हमें जो दिख रहा है, इस ऑर्डर में गए तो क्या दिख रहा है, पहली बात जो हमने ऑलरेडी लिख दिया, लैटिस एनर्जी तो भैया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बड़े एनायंस लिए बैठे हैं. इन जनरल बात कर रहे हैं, लैटिस एनर्जी तो इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या. और दूसरी बात जो हमें यहां पे दिख रही है, साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड Cs प्लस. तो अगर साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो इस ऑर्डर में क्या होगा, साइज इंक्रीजेस, तो इसका मतलब टेंडेंसी टू अंडरगो हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा. एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन विल डिक्रीज, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीजेस. तो देखो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है. तो सॉल्बिलिटी के लिए क्या चाहिए, हाइड्रेशन बढ़ना चाहिए, लैटिस घटना चाहिए. मगर यहां पे क्या हो रहा है, लिथियम सीजियम जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है. तो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, वैसे तो ग्रुप 1 के एल्कली मेटल के सभी सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, मगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की. रिलेटिव सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन वाटर, रिलेटिव सॉल्बिलिटी इन वाटर क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है. लिथियम से सीजियम जाएंगे फॉर दीज बिगर एनायंस. ये जनरल डिस्कशन था. अभी स्पेसिफिक डिस्कशन हम लोग यहां पे आके करते हैं. मैं बहुत सारी बातें पढ़ा चुका हूं इसके बारे में, समझेगा. तो ये जनरल था. कुछ एक आध एक्सेप्शन मिल जाएंगे तो उसमें हम ध्यान दे देंगे. इसको फटाफट से पढ़ते हैं. हमने सब कुछ पढ़ रखा है इसके बारे में, इसके बारे में कुछ भी नया नहीं बचा पढ़ने के लिए, समझे क्या. बस फटाफट से रीडिंग करते हैं. तो एल्कली मेटल्स रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सी एसिड्स फॉर्मिंग द करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑब्वियस बात है, ऑक्सी सॉल्ट्स कैसे बनेंगे, एल्कली मेटल प्लस ऑक्सी एसिड. तो हमें पता है मेटल्स, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्सी सॉल्ट्स प्लस व्हाट, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड. लिथियम सॉल्ट्स बिहेव एबनॉर्मली ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ Li प्लस एंड लैटिस एनर्जी इफेक्ट. However, salts of rest of the alkali metals behave similarly and there is a regular gradation in the properties with the increase in atomic number. ठीक है. तो नेचर ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीधी बात, ऑल द alkali metals form carbonates of the type M2CO3. Since the alkali metals are highly electropositive, their carbonates are highly stable towards heat and are easily soluble in water. Carbonates are, ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईली स्टेबल टुवर्ड्स हीट एंड आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर. और ये चीज
हमने सॉल्बिलिटी चार्ट में पढ़ा है जब हम लोग कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे। सॉल्बिलिटी चार्ट में जब हम लोग कार्बोनेट्स की बात कर रहे थे, जहां पे कार्बोनेट का सॉल्बिलिटी आया था, अगर तुम्हें ध्यान हो सॉल्बिलिटी चार्ट देखना, कार्बोनेट का सॉल्बिलिटी में मैंने यही पढ़ाया था कि अगर कोई कार्बोनेट इनसॉल्युबल है भी तो ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स को मैंने सॉल्युबल लिखवाया था। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी चार्ट में ये हमने पढ़ा हुआ है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। एंड ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, किसमें? ये बात मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है हीटिंग इफेक्ट में भी, कि ग्रुप 1 के सभी कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा के रखा हुआ है, बस लिथियम कार्बोनेट जो है Li2CO3 को हीट कर दोगे तो वो Li2O प्लस CO2 में ब्रेक हो जाएगा, बाकी को Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 एंड सीजियम वाला इसको हीट करोगे कुछ नहीं होगा। ये मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। समझे क्या इसका मतलब? इसका मतलब क्या? स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट्स इंक्रीजेस इन द सेम ऑर्डर। देख रहा होगा लिथियम से सीजियम जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, जो मैंने अभी बताया। ठीक है, राइट। लिथियम कार्बोनेट्स डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाली चीज थोड़ी सी अलग है, मैंने कहा था एक आध एक्सेप्शन आएंगे। लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, हमने पढ़ा है किसमें? हीटिंग इफेक्ट में। मगर लिथियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम कार्बोनेट जो होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सॉल्बिलिटी चार्ट में हमने देखा था कि ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। हमने देखा था सॉल्बिलिटी चार्ट में कि ऑल अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल। लिथियम कार्बोनेट जो है इट इज, हमने ऑलरेडी देखा कि एनॉमलस बिहेवियर होता है पहले एलिमेंट का। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों? ड्यू टू Li प्लस स्मॉल कैटायन कार्बोनेट लार्ज एनायन। तो लिथियम कार्बोनेट हैज गॉट कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर। तो कोवलेंट नेचर की वजह से, कोवलेंट नेचर की वजह से दिस कोवलेंट नेचर मेक्स Li2CO3 insoluble in water। समझे क्या? तो इन जनरल थर्मल स्टेबिलिटी का पॉइंट मैंने ऑलरेडी लिखवा के रखा हुआ है। रिगार्डिंग सॉल्बिलिटी ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स, रिगार्डिंग सॉल्बिलिटी ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर वाटर soluble एक्सेप्ट Li2CO3। क्यों? ड्यू टू कोवलेंट नेचर। कोवलेंट नेचर की वजह से Li2CO3 पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। समझे क्या? राइट। उसके बाद अगला वाला, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ कार्बोनेट्स आर अल्कलाइन। इसका भी रीजन हमने पढ़ा हुआ है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया। दिस इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ एनायन। एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या? बिकॉज देयर आर सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड वीक एसिड H2CO3, तो अल्कलाइन नेचर होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, राइट। तो कार्बोनेट्स में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक जो मैंने बताया थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। उसको हीट करेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा Li2O प्लस CO2 में। फिर उसके बाद सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट Li2CO3। Li2CO3 क्यों इनसॉल्युबल इन वाटर? बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर। कोवलेंट नेचर क्यों आया? कोवलेंट नेचर इसलिए आया क्योंकि Li प्लस स्मॉल कैटायन है, कार्बोनेट एनायन कैसा है? लार्ज एनायन है, इस वजह से पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है कार्बोनेट का, एंड Li प्लस का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इस वजह से उसमें क्या है? कोवलेंट नेचर है। एंड इनका जो एक्वस सॉल्यूशन कैसा? अल्कलाइन नेचर है। क्यों अल्कलाइन नेचर है? क्योंकि जो कार्बोनेट एनायन है उसका एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एंड जब कभी भी एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। इसमें कोई नई बात नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स की। ठीक है, तो देखो जरा, ये बात मैंने ऑलरेडी पढ़ाई थी। जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था मैंने बाइकार्बोनेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट बात बताई थी। ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट्स मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था ऑल ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड aqueous solution एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट LiHCO3।
इसके बारे में क्या बताया था कि LiHCO3 विच इज नोन ओनली इन aqueous solution। मतलब क्या, मतलब अगर कहा जाए LiHCO3 सॉलिड में डज नॉट एग्जिस्ट, सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। LiHCO3 सिर्फ और सिर्फ एक्वस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट एज Li प्लस HCO3 माइनस। सॉलिड लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉलिड लिथियम बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट। समझे क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टेटमेंट मारा तो सॉलिड LiHCO3 डज नॉट एग्जिस्ट, LiHCO3 is known to exist in aqueous solution only. It is known to exist in the aqueous solution only. मगर बाकी के बाकी NaHCO3, KHCO3, RbHCO3 and CSHCO3, they all can exist in solid state as well as in aqueous solution। ठीक है, राइट। पहली बात इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में कि ऑल ग्रुप 1 कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज aqueous solution except lithium bicarbonate which does not exist in the solid state, it is known only in the aqueous solution। दूसरी बात जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, जब मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ा रहा था, मैंने बताया था हीटिंग ऑफ बाइकार्बोनेट्स, मैंने ऑलरेडी सिखाया था ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट्स आर थर्मली अनस्टेबल। मैंने पढ़ाई थी ये बात। इफ दे आर थर्मली अनस्टेबल मतलब क्या, सबके सब ग्रुप 1 बाइकार्बोनेट्स को हीट किया जाएगा तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे किसमें? हीटिंग इफेक्ट रिवाइज करना, मेटल कार्बोनेट्स प्लस H2CO3। H2CO3 will exist as H2O plus CO2। समझेगा? दिस इज H2CO3, दिस इज H2CO3। समझे क्या? और ये जो कार्बोनेट आया है, अगर हमने इसको और हीट किया तो अगर ये लिथियम कार्बोनेट है तो लिथियम, अगर ये इसको और हीट किया तो अगर लिथियम है, ये M इज इक्वल टू लिथियम है, तो दिस विल ब्रेक टू गिव Li2O प्लस CO2। अगर कुछ और है, अगर ये M जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है, तो कार्बोनेट हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होगा। समझे क्या? और क्योंकि मैंने कहा है कि LiHCO3 इज नोन इन द aqueous solution। समझे क्या? राइट। एंड दे ऑल कैन एग्जिस्ट इन द aqueous solution। तो इनके सॉल्बिलिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द सॉल्बिलिटी पार्ट, सॉल्युबिलिटी पार्ट, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लो। LiHCO3 क्योंकि aqueous solution में ही है, मतलब ये तो सॉल्युबल है ना, क्योंकि ये दिस इज एग्जिस्टिंग इन द aqueous solution ओनली। NaHCO3 जो है ये थोड़ा सा अलग है। NaHCO3 दिस इज obtained as a precipitate, मतलब इट इज लेस सॉल्युबल। समझे क्या? राइट। एंड KHCO3, RbHCO3 एंड CSHCO3 ऐसे जाएंगे तो all are soluble, they all are soluble। समझे क्या? राइट, क्लियर हो गया? राइट। NaHCO3 कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड बाइकार्बोनेट। NaHCO3 कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ, ये इंपॉर्टेंट है, NaHCO3, इससे क्वेश्चन ही पूछा जाता है NaHCO3 कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बाइकार्बोनेट। सो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड एज अ सॉलिड बाइकार्बोनेट। बाकी सबके सब कैसे होते हैं? बाकी सबके सब
डिसॉल्व हो जाते हैं। समझे क्या? तो ये देख लेते हैं एक बार भैया इसके बारे में क्या लिखा है एक बार। लेट अस सी कि व्हाट इज रिटन इन दिस। सो लेट्स सी व्हाट ऑल इज रिटन। द बाइकार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम, देखो लिखा हुआ ना कि विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम आर नोन इन द सॉलिड स्टेट। द बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स मैंने बता दिया, लिथियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब वो सॉलिड उसका प्रेसिपिटेट मिल सकता है। मैं ये नहीं करूंगा कंप्लीटली इनसॉल्युबल है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज कंप्लीटली इनसॉल्युबल, आई एम सेइंग दैट इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल। ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दिस इज स्पैरिंगली सॉल्युबल, बाकी सबके सब सॉल्युबल है, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल, पर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है। बात समझेगा? राइट, क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या कहा जा रहा है? ऑन हीटिंग बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज इनटू कार्बोनेट विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। ये ठीक है। द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ Li2CO3 टुवर्ड्स हीट कैन बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग मैनर। ये पढ़ सकते हो, ये मैं हीटिंग इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। लीथियम ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डज नॉट फॉर्म सॉलिड बाइक, ये रीड कर लो, ये मैं पढ़ा चुका हूं। मतलब भाई फजान सुली बता रहा है कि लीथियम आयन एक्सर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग एक्शन एंड डिस्टॉर्ट्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नियर बाय ऑक्सीजन एटम ऑफ द लार्ज कार्बोनेट आयन, मतलब डिस्टॉर्ट कर रहा है मतलब पोलराइज कर रहा है। दिस रिजल्ट्स इन वीकनिंग ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ द कार्बोनेट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लिथियम ऑक्सीजन बॉन्ड, मतलब कार्बोनेट का ऑक्सीजन और लिथियम के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगता है। दिस अल्टीमेटली फैसिलिटेट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ Li2CO3 इनटू Li2O एंड CO2। ठीक है। द लैटिस एनर्जी ऑफ Li2O इज हायर, मतलब Li2O इज स्ट्रॉन्गर दैन द लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट, क्योंकि Li प्लस और O-2 दोनों स्मॉल कैटायन एनायन है, एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट, क्योंकि Li प्लस स्मॉल कैटायन है, कार्बोनेट कैसा है, बिगर एनायन है। दिस फेवर्स द डिकम्पोजिशन ऑफ Li2CO3। समझे क्या? तो इसको ऐसे बता सकते हो कि Li2CO3 gives what? Important जो है Li2O plus CO2. This is more stable lattice समझे क्या? And this is weak lattice due to weak lattice due to what? Due to polarization. Solubility चार्ट बस अच्छे से पढ़े रहना। सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, और मैंने सॉल्बिलिटी चार्ट में लिखाया भी है, बाई ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम। देखना सॉल्बिलिटी चार्ट मैंने सही साफ साफ लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। समझे क्या? राइट। और ये Li2O का मोर स्टेबल लैटिस क्यों? क्योंकि Li प्लस स्मॉल O-2 स्मॉल कैटायन एनायन है, इस वजह से ये स्टेबल है। और यहां पे Li प्लस स्मॉल है, कार्बोनेट कैसा है, लार्ज है। समझ गए? फिर नेचर ऑफ नाइट्रेट्स की अगर हम बात करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है नाइट्रेट्स बारे में। नाइट्रेट्स को हीट किया जाएगा तो वो क्या देंगे? नाइट्राइट देंगे, ऑक्सीजन देंगे। नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। समझे क्या? यही होता है, नाइट्रेट्स को हीट करोगे नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व। लीथियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो वो क्या देगा? Li2O प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। समझे क्या? तो सोडियम से लेकर सीजन नाइट्रेट्स को हीट किया तो नाइट्राइट आता है, MnO2 आता है, नाइट्राइट आ गया। और लिथियम नाइट्रेट को हीट कर दिया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया और ऑक्सीजन आ गया। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है हीटिंग इफेक्ट में। नाइट्रेट्स ऑफ द टाइप MnO3 आर नोन, दे आर कलरलेस सॉल्युबल इन वाटर। मैंने ऑलरेडी पढ़ाया कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी चार्ट को रिवाइज करो। एंड इलेक्ट्रोवैलेंट इन नेचर। नाइट्रेट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ग्रुप 1 का नाइट्रेट है। ग्रुप 1 का नाइट्रेट जो है दैट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ग्रुप 1 के बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3, इस वजह से इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। विद द एक्सेप्शन ऑफ लिथियम नाइट्रेट, other nitrates decompose to nitrites and oxygen, heating effect, and lithium nitrate decomposes to give Li2O plus NO2 plus oxygen. Lithium nitrate decomposes to oxide on heating. It is because of diagonal relationship with magnesium. Heating effect में पढ़ाया था कि अगर ग्रुप 2 का नाइट्रेट है तो वो ऐसा ही डिकम्पोज होता है। हीटिंग इफेक्ट, सारी चीजें देखो हीटिंग इफेक्ट से मैच कर रही हैं। और दूसरी बात, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये भी पढ़ाया हुआ है मैंने। समझे क्या है? तो हीटिंग वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ज्यादा मेहनत नहीं लग रही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? नेचर ऑफ सल्फेट्स की। तो सल्फेट्स ऑफ द टाइप व्हाट? M2SO4 आर नोन। विद द एक्सेप्शन ऑफ Li2SO4 अदर सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ग्रुप 1 में सल्फेट्स में ऑल ग्रुप 1 सल्फेट्स
are soluble in water, solubility chart, except Li2SO4, Li2SO4, Li plus small and SO4 minus 2 large. समझे क्या? तो यहां पे क्या है, कोवलेंट नेचर हो गया किसमें, इन Li2SO4, and this covalent nature makes Li2SO4 insoluble in water. This covalent nature makes Li2SO4 insoluble in water. बात समझे क्या? राइट. फिर ये वाला रिएक्शन देख लो, सल्फेट्स व्हेन फ्यूज विद कार्बन, ग्रुप 1, सिंपल सा ही है, ग्रुप 1 सल्फेट्स को कार्बन साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल सल्फाइड और CO गैस इवॉल्व होगा. समझ गए? फिर उसके बाद सल्फेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स फॉर्म डबल सॉल्ट्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन के पार्ट पढ़ चुके हैं. डबल सॉल्ट्स विद द सल्फेट्स ऑफ द ट्राइवल मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम. द डबल सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज विद द लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसे पोटेशियम, K2SO4, Al2SO4 और 24H2O कंसिस्ट ऑफ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स. सल्फेट ऑफ लिथियम डज नॉट फॉर्म्स एलम. ठीक है, राइट. फिर उसके बाद हम लोग परक्लोरेट्स की बात करेंगे. परक्लोरेट्स की अगर हम बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट परक्लोरेट्स, तो जैसा मैंने बताया, परक्लोरेट्स ऑफ द टाइप MClO4, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज लार्जर आयन फॉर्म्स मोर स्टेबल लैटिस. मतलब वही है ना, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, वही जो मैंने जनरल बताया ऑर्डर, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस एज लार्जर आयन M+ फॉर्म्स मोर स्टेबल लैटिस विथ लार्ज ClO4 माइनस. द सॉल्बिलिटी ऑफ परक्लोरेट डिक्रीजेस. देखो मैंने वही बताया जो मैंने जनरल ऑर्डर लिखा था, सॉल्बिलिटी का लिखा था ना, मैंने कहा था कि यहां पे बीच बीच में जहां पे थोड़ा बहुत एक्सेप्शन, जैसे कार्बोनेट में Li2CO3 इंसॉल्युबल हो गया है कि नहीं, उसके बाद सल्फेट में Li2SO4 इंसॉल्युबल हो गया, बाइकार्बोनेट्स में NaHSO4 इंसॉल्युबल हो गया, तो वो एक्सेप्शंस मैंने बता दिए. ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल हो गए. मगर जो लिथियम, जो ये जो परक्लोरेट का ऑर्डर है, परक्लोरेट का ऑर्डर एकदम एग्जैक्टली कैसा है, परक्लोरेट का ऑर्डर तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा है, ये जो मैंने बताया सॉल्बिलिटी. ये देखो, लैटिस एनर्जी ऐसे जाओगे तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज होगा. लैटिस का भी ऑर्डर ऐसे दिया है परक्लोरेट में. लैटिस का ऑर्डर कैसे दिया है परक्लोरेट्स में, लैटिस का ऑर्डर कैसे दिया है, लैटिस का ऑर्डर दिया है LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4 एंड व्हाट, CsClO4. ये दिया है ऑर्डर. लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस. अभी तुम्हें रीजन पता है, मैं बार बार रीजन नहीं बता रहा हूं, समझे क्या? एंड सॉल्बिलिटी का ऑर्डर वही जो मैंने बताया, सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस एज लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस. तो सॉल्बिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, LiClO4, NaClO4, KClO4, RbClO4 एंड CsClO4. परक्लोरेट्स की अगर हम बात करेंगे, समझे क्या? तो अगर हम लोग इस ऑर्डर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस. तो सॉल्युबिलिटी क्या, डिक्रीजेस. तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी. ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है. और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, साफ साफ देख सकता है, तुम पढ़ सकते हो इसमें, कैन रीड इट वेरी क्लियरली दैट साफ साफ पढ़ सकते हो कि ये जो है, ये ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, समझे क्या? LiClO4 is 10 times more soluble than NaClO4. It is because of extensive solvation of Li+. Extensive solvation of Li+. ठीक है, राइट. तो अभी बच गया हमारे पास सॉल्बिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, ये मैं कल पढ़ाऊंगा. और कल बेसिकली हम लोग अभी बस 1, 2, 3 लेक्चर में हो जाएगा, ग्रुप 1 हो जाएगा अभी जल्दी से. ठीक है, विल स्टॉप है. थैंक यू.